जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में 10 सिलेक्शन ग्रुप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है ना क्लास करवा रहे थे फिजिक्स का। इसमें फिजिक्स का एक क्लास करवा चुके हैं। अगर पहली क्लास को नहीं देखें तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा। और आज जो क्लास होगा फिजिक्स का क्लास नंबर 2 होगा। और देखिए इस बुक में जो है ना पॉलिटी पूरा ख़त्म करवा चुके हैं। इसके अलावा बायोलॉजी पूरा ख़त्म करवा चुके हैं। अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर पहली क्लास को नहीं देखें सभी लोग पहली क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जहाँ तक कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ से जो है ना आगे का कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 से कंटिन्यू करना है, ठीक है। 14 तक करवा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा तो 15 से होगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज जो देखने वाले हैं ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई परीक्षा हल प्रश्न पत्र, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 11/3/2018 को एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है ना परिभाषित किया गया, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ जो है ना परिभाषित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो है ना ए मतलब बराबर क्या है v-u/t। वेग परिवर्तन का क्या है, समय परिवर्तन बराबर क्या है, त्वरण में। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ अंतिम वेग भी क्या है, प्रारंभिक वेग से क्या है तो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए गति त्वरित कितना ए बराबर प्लस क्या है, प्लस में क्या है मतलब पॉजिटिव है। आगे देखिए अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग बराबर क्या है प्रारंभिक वेग। और यहाँ पे गति एक समान क्या है, ए बराबर क्या है 0 है। और अंतिम वेग क्या है तो अंतिम वेग जो है ना कम है प्रारंभिक वेग से। और गति मंदित है, ए बराबर क्या है माइनस पॉजिटिव है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट कर रहा है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट कर रहा है कि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा है त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से त्वरित गति का क्या है उदाहरण होता है। तो वृत्ताकार पथ पर एक समान गति त्वरित गति का क्या है उदाहरण होता है। और नेक्स्ट देखिए बल द्रव्यमान एवं त्वरण का क्या है गुणनफल होता है। तो बल द्रव्यमान एवं त्वरण का क्या होता है, त्वरण का गुणनफल होता है। जैसे देखिए F बराबर क्या है m/a बराबर क्या है संवेग में परिवर्तन की दर है। मतलब F बराबर क्या है तो फोर्स, m बराबर मास, a बराबर क्या है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि बल का ऐसा मात्रक क्या है तो न्यूटन होता है। एवं सीजीएस मात्रक क्या है तो डाइन होता है। तो बल का ऐसे मात्रक बोलेगा तो क्या होता है न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक बोलेगा तो क्या होता है तो डाइन होता है। आगे ये कह रहा है कि कार्य बल एवं विस्थापन का क्या है अदिश गुणनफल होता है। W बराबर क्या है F/s होता है। आगे ये कह रहा है कि कार्य एवं ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है तो जूल होता है। तो कार्य एवं ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। एवं सीजीएस मात्रक बोलेगा तो क्या होता है अर्ग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताइए। कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि और स्टैंड ने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि और स्टैंड ने सर्वप्रथम यह बताया कि किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर स्वतः ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कर आवेश यदि जो है ना विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र क्या होगा उत्पन्न करता है। तो आवेश यदि विराम में है तो केवल विद्युत क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न करता है। और दूसरा पॉइंट कर रहा है गति में हो अगर आवेश गति में हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न करता है। तो आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आवेश यदि गति में हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, बताइए। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन। क्या होगा तो संवहन सिद्धांत से जो है ना बाहर निकलता है। तो कह रहा है कि चिमनी से धुआं संवहन विधि द्वारा बाहर निकलता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम होने से हल्की होती है एवं ऊपर उड़ती है, वहीं ऊपर की ठंडी धुआं ठंडी होने के कारण भारी होती है।
तो यहाँ पे कह रहा है ना कि धुआं गर्म होने के कारण घनत्व कम होने से हल्की होती है एवं ऊपर उठती है, वहीं ऊपर की ठंडी धुआं ठंडी होने के कारण क्या होती है तो भारी होती है और नीचे की ओर गति करती है। और यह क्या है सुसंवहन की जो है ना प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि धुआं एरोसोल क्या है कोलाइड है। धुआं क्या है एरोसोल क्या है कोलाइड है। और आगे कह रहा है यह गैस माध्यम से में क्या है ठोस का मिश्रण है। तो यह गैस माध्यम में क्या है तो ठोस का मिश्रण है। और नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में क्या होता है परिवर्तन होते हैं। तो याद रखिएगा ना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव गैस में क्या होता है परिवर्तित होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल भी क्या है तो वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा क्या होता है गर्म होता है। ठीक है, तो वायुमंडल भी क्या होता है तो वायुमंडल भी संवहन विधि द्वारा क्या होता है तो गर्म होता है। चलिए आगे देख रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विधि द्वारा क्या होता है तो पहुंचता है। नेक्स्ट है उष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ क्या है तो हीट है। इसके बारे में कह रहा है उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को उष्मा का संचरण कहते हैं। तो कह रहा है उष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को उष्मा के क्या बोलते हैं संचरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि उष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है। एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा क्या होता है विकिरण होता है। तो उष्मा का संचरण कितने विधियों से होता है तो 3 विधि से होता है। कौन कौन? चालन, संवहन और क्या होता है विकिरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चालन के बारे में कह रहा है, कंडक्शन के बारे में कह रहा है चालन के बारे में कह रहा है कि यह उष्मा संचरण की विधि है। इसमें किसी वस्तु को उष्मा देने पर वस्तु का कण पहले खुद को अरेंज करता है, उसके बाद कण अपना ऊर्जा आगे वाला कण को बढ़ा देता है, लेकिन कण स्वयं आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है चालन कहलाता है। ठीक है, तो चालन के बारे में कह रहा है ना कि यह उष्मा संचरण की विधि है। इसमें किसी वस्तु को उष्मा देने वस्तु का कण पहले खुद को अरेंज करता है, उसके बाद कण अपना ऊर्जा आगे वाला कण को बढ़ा देता है, लेकिन कण स्वयं आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ठोस में उष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। नेक्स्ट कह रहा है अपवाद में देखिए दिया हुआ है पारा एक क्या है तरल है, फिर भी इसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। तो अपवाद में कह रहा है कि पारा एक क्या है तो तरल है, फिर भी इसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए संवहन, कन्वेक्शन। संवहन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है संवहन के बारे में, कह रहा है यह उष्मा का संचरण की ऐसी विधि है जिसमें उष्मा का संचरण कणों के स्थानांतरण से होता है। ठीक है, तो संवहन के बारे में बोल रहा है यह उष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें उष्मा का संचरण कणों के स्थानांतरण से होता है। और नेक्स्ट कह रहा है गैसों एवं द्रवों में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। तो वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा क्या होता है तो गर्म होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चालन और संवहन विधि से उष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो चालन और संवहन विधि से उष्मा के संचरण के लिए क्या होती है माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है विकिरण, रेडिएशन। इसके बारे में कह रहा है ये विकिरण के बारे में, यह उष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें उष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो विकिरण के बारे में कह रहा है यह उष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें उष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश विकिरण विधि से ही आता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश विकिरण विधि से ही आता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग 500 सेकेंड लगता है। तो याद रखिएगा ना कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना सेकंड लगता है तो 500 सेकंड लगता है। ठीक है, मतलब 8 मिनट 16 सेकंड 496 सेकंड लगता है। मतलब ऐसे 496 बोल सकते हैं लगभग में, मतलब और मिनट में बोलेगा तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा का परीक्षा हुआ था 15/4/2018 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है बताइए। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है बताइए, क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान का है। किसका है, द्रव्यमान का है। ठीक है, तो कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। तो कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। और किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व क्या होगा तो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रक और साइकिल में ट्रक का जड़त्व क्या अधिक होगा। तो एक ट्रक और साइकिल में ट्रक का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट कह रहा है द्रव्यमान के बारे में, कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है द्रव्यमान किसी वस्तु या कण में पदार्थ की मात्रा है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु या कण में पदार्थ की मात्रा है और द्रव्यमान की मानक इकाई किलोग्राम होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होता है, किलोग्राम होता है। और यह द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, और द्रव्यमान कभी भी जो है ना बदलता नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी क्या होता है, नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, तो भार मतलब वेट।
वेट के बारे में कह रहा है किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को जो है ना भार या वजन कहते हैं। तो भार या वजन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि भार एक प्रकार की क्या है? तो बल ही है। क्या है? तो बल ही है। आगे कह रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भार को W से लिखा जाता है और भार का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। और भार क्या है? W बराबर mg, जहाँ m बराबर क्या है? द्रव्यमान, g बराबर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। और नेक्स्ट कह रहा है कि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर क्या है? निर्भर करता है। और भार का मान स्थान के साथ क्या होता है? बदल जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? बताइए, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। E बराबर क्या है? तो 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा क्या है बोलेंगे? इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु की जो है ना गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? एक लुढ़कता हुआ पत्थर। और नेक्स्ट देखिए क्या है? बांध या नदी से बहता हुआ पानी। नेक्स्ट है बहती पवन। नेक्स्ट है दौड़ता खिलाड़ी। आगे कह रहा है कि धनुष से टूटा हुआ तीर कमान। ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा का जो है उदाहरण है। ठीक है। आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बारे में कह रहा है कि अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को जो है ना स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अपनी स्थिति या विन्यास के कारण वस्तु में समाहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। और नेक्स्ट है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। और नेक्स्ट है तनी स्प्रिंग की कमाने की ऊर्जा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट क्या है? एक टंकी में पानी, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और आगे कह रहा है एक स्टैचू जो एक इमारत पर लगा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है। तो एक स्टैचू जो इमारत पर लगा होता है उसमें भी क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mg/h होता है, जहाँ m बराबर क्या है? द्रव्यमान है, g बराबर क्या है? गुरुत्वीय जनित त्वरण है, और h बराबर क्या है? ऊंचाई है। और कहा आगे कह रहा है कि जहाँ गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एवं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। जहाँ पे क्या कहाँ पे होगा? तो छत पर दौड़ता लड़का और उड़ते हवाई जहाज में व्यक्ति, सब में क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि बांध के जल, कह रहा है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? बताइए, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। तो देखिए व्याख्या, नोट व्याख्या के ऊपर वाला प्रश्न में देखिए, वो तो सारा दिया हुआ ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आई कर विभवांतर मापा जाता है किससे? बताइए, विभवांतर किससे मापते हैं? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। तो इसके बारे में पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना जो है ना आँख के पिछले पर्दे को कहते हैं। रेटिना किसको कहते हैं? आँख के पिछले पर्दे को कहते हैं। और रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील परत है, इसमें कई तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो कह रहा है कि रेटिना जो है ना एक प्रकाश संवेदनशील परत है, इसमें कई तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है। ठीक है। और आगे कह रहा है यह ऊतक की एक पतली परत होती है। और नेक्स्ट कह रहा है इसमें फोटो रिसेप्टर, कह रहा है इसमें कह रहा है कि फोटो रिसेप्टर कोशिकाएँ होती है जिन्हें छड़ और शंकु कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। चला के दिखा रहा है आइरिस या परितारका के बारे में कह रहा है कि मानव आँख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है जिसका काम आँख के तारे मतलब प्यूपिल के व्यास को क्या करता है? नियंत्रित करना होता है। और नेक्स्ट कह रहा है इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि आँख का रंग परितारका के रंग के से ही क्या परिभाषित होता है? तो आँख का रंग परितारका के रंग से क्या होता है? परिभाषित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कॉर्निया के बारे में, कह रहा है कॉर्निया आँख की सबसे बाहरी परत होती है। तो कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया आँख की सबसे बाहरी परत होती है और इससे ही आँख में प्रकाश जो है ना प्रवेश करता है। और यह बाहरी परत को जाने से रोककर आँखों की क्या करता है? मदद भी करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हल्की खरोंच से कॉर्निया जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा खरोंच से कॉर्निया पर निशान बन जाते हैं जिसमें विजन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नेत्रदान में मानव मृत्यु के बाद किसी को आंखों की रोशनी देने के लिए
कॉर्निया नेत्रदान का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेत्रदान में मानव मृत्यु के बाद किसी को आँखों की रोशनी देने के लिए कॉर्निया नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, और नेत्रदान में केवल कॉर्निया का दान प्रत्यारोपण किया जाता है और पूरी आँख का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे कह रहा है कि नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। इसे पहला पॉइंट कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी के किसके बराबर होता है? बताइए। कह रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है उत्प्लावन के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ये अपनी बात जो है ना कह पाता है। बताइए क्या होगा? कह रहा है उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात जो है ना कह पाता है। बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंग है। कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। ठीक है, तो कह रहा है स्टीफन हॉकिंग का जन्म ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। तो स्टीफन हॉकिंग का जन्म कब हुआ था? तो ऑक्सफोर्ड में जो है ना 8 जनवरी 1942 को हुआ था। और स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इसमें शरीर के ज़्यादातर अंग जो है ना काम करना क्या है? बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे करा स्टीफन 53 साल की व्हील चेयर पर रहे, 53 साल व्हील चेयर पर रहें, लेकिन उन्होंने खुद को कभी जो है ना अपंग नहीं माना। ठीक है, उनका कहना था कि उनकी शारीरिक अक्षमताओं के चलते ही उन्हें ब्रह्मांड को लेकर की गई रिसर्च पर सोचने का जो है ना काम मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हॉकिंग ने 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं, मतलब ब्लैक होल आर नॉट सो ब्लैक शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था? हॉकिंग करवाया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि हॉकिंग ने अपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से जो है ना परिभाषित सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हॉकिंग ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए ब्रीफ स्टोरी हिस्टोरी ऑफ टाइम। इस किताब ने पूरी दुनिया भर के विज्ञान क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर है बिहार पुलिस सेवा निरीक्षक एसआई परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। 22/7/2018 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है फिक्स का। देखिए क्वेश्चन 25 का रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? बताइए। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की क्या है? तो इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के जो है ना बराबर होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो क्या होगा? 10⁻15 मीटर होगा। ठीक है, और आगे करा एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो है ना 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। और खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कार्यान्वयन में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? बताइए। कार्यान्वयन में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम शामिल होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है। और आगे कह रहा है तृतीय नियमानुसार ही रॉकेट की गति उससे निकलने वाले तीव्र गैसीय निकास की क्या है? कि प्रतिक्रिया होती है। और नोट में दिया हुआ कि गति के नियम पहले समझाया जा चुका है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहा है यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर मतलब समान दाब से कम हो तो पानी कितना तापमान पर उबलेगा? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर मतलब समान दाब से कम हो तो पानी कितना सेल्सियस तापमान पर जो है उबलेगा? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर मतलब समान दाब से कम हो तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा।
और नेक्स्ट करा है कि वायुमंडल का समान दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है। तो कह रहा है कि वायुमंडल का समान दाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर होता है और द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। और सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, एवं दाब घटने पर क्या होता है, तो घट जाता है। तो कह रहा है कि सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है एवं दाब घटाने पर क्या होता है, तो घट जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब एवं द्रव का क्वथनांक, इसके बारे में कह रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर जो है ना उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका क्या होता है, तो उसका गलनांक भी क्या होता है, गलनांक भी बढ़ता है। जैसे क्या है, तो मोम और क्या है, तो घी इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर जो उनका गलनांक क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि गर्म करने पर, कह रहा है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटेगा, तो दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो घटेगा। ठीक है, मतलब यहाँ बढ़ता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है, पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और वायुयान में बैठे यात्री को फाउंट पेन से स्याही जो है ना रिस जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि ढक्कन के कारण दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक जो है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है क्योंकि ढक्कन के कारण दाब बढ़ जाता है, जिससे क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन जो है ना साफ रहने की जो है ना संभावना होती है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहने का जो है ना संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की जो है ना संभावना होती है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के नियम पर जो है ना काम करता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के नियम पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो ASI का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। हल प्रश्न पत्र है 26/8/2018 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर एंगस्ट्रम इकाई है किसकी, बताइए। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तरंग दैर्घ्य का है। किसका है, तरंग दैर्घ्य का है। ठीक है, तो एंगस्ट्रम जो है ना तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और तरंग मुक्ता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यांत्रिक तरंग, दूसरा होता है आयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो देखिए यांत्रिक तरंग किसे बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। तो कह रहा है वैसा तरंग जिससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है उसे जो है ना यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो वैसे तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग भी होता है। क्या होता है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, करा इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। आयांत्रिक तरंग को जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। और यह ऐसे तरंग होते हैं जिसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यह तरंगें निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होता है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से चलता है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, प्रकाश के वेग से चलता है। और प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा के बारे में कह रहा है। ऊर्जा के बारे में कह रहा है कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल एवं सीजीएस मात्रक बोलेगा तो अर्घ होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, जूल होता है। और अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, अर्घ होता है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो हर्ज होता है। और वेग का ऐसा मात्रक बोलेगा तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिए कुछ भौतिक राशि का क्या है, ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है। भौतिक राशि यहाँ पे दिया हुआ, ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का ऐसा मात्रक बोलेगा मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक क्या, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक राष्ट्रीय रेडियन होता है। और समतल या तलीय कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे करा आवृत्ति को नापा जाता है किससे, आवृत्ति को मापा जाता है किससे, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज में। किसे मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति को जो है ना हर्ट्ज में मापा जाता है।
और कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी जो है ना आवृत्ति कहते हैं। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति जो है ना कुल दोलन की संख्या बटा लगा कुल समय, n बराबर क्या है, मतलब 1 बटा क्या है तो t है। ठीक है, आगे करा एक दोलन को पूरा करने में समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने के समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और चाल या वेग का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक बोलेगा तो क्या है, शक्ति का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, तो वाट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा सही कथन को चुनिए, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है, बताइए। करा सही कथन को चुनिए, बताइए। तो सही कथन कौन सा, देखिए पहला करा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, ये क्या है, तो गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है, तो ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और दृश्य प्रकार की खोज न्यूटन ने किया था। और आगे कह रहा है इसका तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तो प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, क्रिश्चियन हाइगेन ने दिया था। और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डी ब्रोगली ने दिया था। कौन दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश से केवल कुछ जो है ना कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। ठीक है, जैसे क्या है, तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश का व्यक्तीकरण एवं प्रकाश का क्या है, ध्रुवन इत्यादि। ठीक है, आगे देखकर कि प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे क्या है, प्रकाश विद्युत प्रवाह तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत है। ठीक है, आगे करा कि प्रकाश करा विद्युत प्रवाह एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के बारे में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए पॉइंट कर रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन डिस्पायरेशन ऑफ क्या है, तो लाइट है। प्रकाश का क्या है, वर्ण विक्षेपन। तो कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होता है, तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है सूर्य प्रकाश श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को जो है ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। तो कह रहा है सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है इस प्रकार से 7 प्राप्त जो है ना 7 रंगों के समूह जो है उनको वर्ण क्रम कहते हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या है, लाल है। ठीक है, इसका ट्रिक होता है VIBGYOR, मतलब व्यंजनी या मतलब क्या है, ह मतलब पिनाला, व्यंजनी ह पिनाला। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में बैंगनी रंग का विक्षेपन सबसे अधिक होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में बैंगनी रंग का विक्षेपन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या सबसे कम होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में लाल रंग का विक्षेपन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपन में लाल रंग का विक्षेपन क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, जिस कारण से यह दूर से ही जो है ना दिखाई देता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का वर्ण विक्षेपन सबसे कम होता है, जिस कारण यह जो है ना दूर से दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्र एवं आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। तो समुद्र एवं आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन ने किया था। और अंतरिक्ष यात्रियों के आकाश का रंग क्या होता है, काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, बताइए। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है,
तो कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल का तापमान एक समान होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है बताइए। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। और विभवांतर की इकाई क्या है, तो वोल्ट होता है। आवेश की इकाई है क्या है, तो कूलाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है विद्युत मोटर में क्या होता है बताइए। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो 33 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नोट जो है इस टॉपिक को पहले ही चर्चा किया जा चुका है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है बताइए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो अमीटर के बारे में बोल रहा है। अमीटर के बारे में कह रहा है विद्युत धारा एमीटर उपकरण से जो है ना मापी जाती है। और एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जो है ना लगाया जाता है। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होनी चाहिए। ठीक है, नहीं देखिए कह रहा है वोल्ट मीटर के बारे में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है और इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होना चाहिए। आगे दिख रहा है वोल्टामीटर के बारे में कह रहा है विद्युत अपघटन जिस पात्र में होता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है वोल्टामीटर के बारे में कह रहा है कि विद्युत अपघटन जिस पात्र में होता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। और पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में काम आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था बताइए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। तो कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और आगे देखिए कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है जब धातु की प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब धातु की प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और आइंस्टीन को इस खोज के लिए 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे ये कह रहा है कि 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का जो है ना सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि आइंस्टीन के अनुसार यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E = mc² होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है बताइए। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, तो आर्द्रता जो है ना हाइग्रोमीटर उपकरण से मापी जाती है। और हाइग्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से जो है ना हाइग्रोमीटर से क्या बोले, उपकरण से आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर द्वारा जो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पायरोमीटर से उच्च ताप को मापा जाता है लेकिन थर्मामीटर से निम्न ताप को जो है ना मापा जाता है। तो पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं लेकिन थर्मामीटर से निम्न ताप को मापते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि पायरोमीटर ताप को दूरी से ही माप सकते हैं, दूर से ही माप सकते हैं। तो पायरोमीटर ताप को जो है ना दूर से ही माप सकते हैं लेकिन थर्मामीटर ताप को नज़दीक से मापते हैं। और सौर विकिरण को जो है ना पायरोमीटर से ही मापा जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 37 कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है बताइए। दाब की इकाई क्या है बताइए। तो दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में क्या है, टॉर्क की इकाई है। तो न्यूटन मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में क्या है, तो न्यूटन जो है ना मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में क्या है, टॉर्क की इकाई है। और न्यूटन बल का ऐसा मात्रक है और पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, आंकड़ों का अध्ययन से। क्या है, आंकड़ों का अध्ययन से। ठीक है, तो कह रहा है स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स आंकड़ों का अध्ययन से क्या है, तो संबंधित है। और स्थिति विज्ञान गणित की एक क्या है, तो शाखा है। स्थिति विज्ञान क्या है, तो गणित की एक शाखा है। और मानसिक स्थिति के अध्ययन को जो है ना मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक स्थिति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक ऐसा ही प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था। उसी का देखिए PYQ है। एक क्वेश्चन 39 कह रहा है कि प्रवर्तन के नियम के अनुसार प्रवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कितना होता है बताइए।
कह रहा है कि परावर्तन कोण के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण से कितना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में कह रहा है कि प्रकाश के चिपकने से पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को जो है ना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि प्रकाश के 2 नियम हैं। पहला क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है ना तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा कह रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर होता है। और आगे कह रहा है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं क्या होता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। और नेक्स्ट कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और सोडियम प्रवर्तक लैंप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। और आँख, कान, नाक के डॉक्टर जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और गाड़ी के हेड लाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए समतल दर्पण, प्लेन मिरर से परावर्तन देखिए। इसके बारे में कह रहा है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यदि यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पास उल्टा, मतलब जो है लेटरल क्या है, इन्वर्स होता है। आगे कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम से कम जो है आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम जो है आधी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तन जो किरण होता है 2 थीटा डिग्री से जो है घूम जाती है। और नेक्स्ट कह रहा है यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में उसे अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपना जो है अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, बताइए। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के जो है कणों की कंपन करने की दिशा के समांतर होती है, तो ऐसे तरंग का जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो ऐसे तरंग के अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार के तरंगों के अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो पानी में पत्थर फेंकने पर पानी में उत्पन्न तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ध्वनि, कह रहा है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल, कह रहा है ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। तो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति क्या होता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। तो यहाँ भी देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है नहीं चेंज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है, बताइए। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम से है। ठीक है, तो कह रहा है लेंस शक्ति क्षमता के बारे में कह रहा है कि फोकस दूरी का व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहा जाता है। तो फोकस दूरी का व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहा जाता है और इसे जो है डायोप्टर से मापी जाती है और डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता जो है P = 1/f डायोप्टर होती है।
आगे कह रहा है उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या ऋणात्मक होता है। तो उत्तर लेंस की क्षमता क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। आगे जो क्लास जो है ना, बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक SI मुख्य परीक्षा हुआ था 25/8/19 से, क्वेश्चन जो है ना 42 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और जितने लोग क्लास को लोग नए देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि जब भी आपको क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।